हिमाचल में वैसे तो कई सारे गांव हैं। कुछ इतने फेमस हैं कि हर कोई उनका नाम जानता है और कुछ इतने अनदेखे कि हम में से ज़्यादातर लोग उनके बारे में कभी सुनते भी नहीं। पहाड़ियों में चलते हुए कभी कभी ऐसी जगह सामने आती है जो भारत के नक्शे पर तो है, लेकिन ज़िंदगी की कहानियों में कहीं खो से गए हैं। धर्मशाला से कुछ ही दूरी पर लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर मैं भी एक ऐसी ही जगह पर पहुंचा, जहां दूर से दिख रहे थे कुछ घर, खेतों के बीच से उठता धुआं और चारों तरफ पहाड़ों की खामोशी और बस एक गांव जो जैसे दुनिया से छुपा हुआ है। ये है नड्डी विलेज। सोचा क्यों ना इन छोटी छोटी गांव की गलियों को करीब से देखा जाए। नमस्ते। ये गांव कौन सा है? ये वाला ये नड्डी एरिया। नड्डी एरिया, ये नड्डी गांव। अच्छा, बहुत शांति है यहाँ पे। बस पंछियों की आवाज़ आ रही है। जैसे हमारे शहरों में गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, यहाँ पे बस ये सनलाइट और पंछियों की आवाज़। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे नीचे कैसे जाना है। कोई एक रोड नहीं है, ये रोड तो कहीं और जा रहा है। अभी ये एक रास्ता मिला है बट पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है। और गांव तक जाने का रास्ता आखिरकार मुझे मिल ही गया। अच्छा, यहाँ से कहाँ से जाना पड़ेगा? कुत्ता तो नहीं है यहाँ पे? ओह नाइस। वाह, यहाँ पे 2-3 कुत्ते और मुझे उनसे डर लग रहा है। और ये यहाँ पे इनकी छोटी सी खेती है, घर है। नड्डी गांव की सुबह किसी अलार्म से नहीं, बल्कि इन गौरैया और इन चिड़ियों के शोर से होती है। नमस्ते अंकल। क्या लग रहा है? चिड़ियों की चहचहाट शहर के शोर को भुला देती है। यहाँ की हवा में ऐसी शुद्धता है जो आपके लंग से होकर तो गुजरती है, लेकिन सीधा मन को छूती है। इस गांव में लगभग 2000 लोग बसते हैं। यहाँ के लोग गद्दी समुदाय से हैं। यहाँ हर घर की अपनी गाय और बकरियां हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं, इस गांव के परिवार का हिस्सा है। देखो कैसे ये नन्ही बकरियां यहाँ उछल कूद कर रही है। यही तो पहाड़ों की असली रौनक है। छोड़ दिया अभी इनको। यहाँ पे इनके ये जो खा रहे हैं ना, उस चारे की जैसे अलग सी खुशबू आ रही है। बहुत नेचुरल। इनको सब पहाड़ों का मिलता है, पहाड़ों की पत्तियाँ वगैरह। एकदम नेचुरल खुशबू आ रही है यहाँ पे। कोपू चले, कोपू कोपू।
गोपू नहीं खा रहा, अभी खाएगा। ले ले ले, हाँ मेरी उंगली मत खा जाना। गीला गीला लग रहा है इसकी जीभ। बहुत क्यूटू सा है एकदम। बाय। इसका नाम मैंने गोपू रखा है। बाय गोपू, बाय बाय। तो यहाँ की जो लाइफ है वो एकदम पीसफुल है। और पहाड़ के नीचे से ऊपर जाने के लिए गांव वालों ने कनेक्टेड सीढ़ियां बना रखी हैं। इन पहाड़ों की गोद में बसे नड्डी गांव तक पहुंचना और यहाँ के असली रंग देखना मेरे लिए पॉसिबल हो पाया वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू। मैंने वे फॉर ट्रैवल्स का हिमाचल का ट्रैवल पैकेज लिया था, जिसमें मेरा स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर, साइट सीइंग के लिए कैब सब इंक्लूडेड था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वेकेशन बिल्कुल ऐसे ही पीसफुल और हैसल फ्री हो, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर वे फॉर ट्रैवल्स को कांटेक्ट करके अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। नड्डी गांव की इन गलियों में घुसते ही मुझे जो चीज़ बार बार दिखी वो थे हर घर के बाहर बने छोटे छोटे सरसों के खेत। यहाँ लोग सीढ़ीदार खेतों में सरसों उगाते हैं, यानी कि टेरेस्ड फार्मिंग करते हैं। ये फसल कम पानी में भी खिल उठती है। महिलाएं इसकी सूखी टहनियों को जलावन के रूप में इस्तेमाल करती है और बीजों से सरसों का शुद्ध तेल निकालती है। ये वाला होम स्टे ना जी। तो यहाँ पे फॉरेनर लोग भी आते हैं, मैंने भी फॉरेनर भी देखे। आते हैं, इंडियन भी आते अच्छा, काफ़ी देर तक रहते होंगे यहाँ पे। व्यू अच्छा है ना, क्योंकि पूरी हैं। पहाड़ियों का हाँ, व्यू है। जैसे सनसेट भी दिखेगा, व्यू भी दिखेगा। सनसेट भी दिखता है, हाँ वो भी है। आप अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम जैसे शॉप में जाए। शॉप में जा रहे हैं। अच्छा चलो बढ़िया है, मिलते हैं। थैंक यू। गांव की सुबह सुबह आपको यहाँ की महिलाएं अपने पशुओं को चारा डालते हुए दिखेगी। ये उनके दिन का सबसे पहला और ज़रूरी काम है। हर मोड़ पर एक नई कहानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही एक गली से दूसरी गली के अंदर गया तो एक नया घर मिला, एक नया परिवार और कुछ मासूम जानवर जो बिना कुछ कहे भी दिल से जुड़ रहे थे। उन घुमावदार रास्तों के साथ साथ हरियाली की चादर बिछी हुई थी। ताज़ी हवा हर सांस में सुकून घोल रही थी। ये गोपू पार्ट 2। यहाँ हर एक गली में छोटे छोटे मंदिर भी है, जहाँ सुकून और आस्था दोनों एक साथ आप महसूस कर सकते हैं। मैंने इन हरे भरे सरसों के खेतों में अपने 3 से 4 घंटे स्पेंड किए। हल्की हवा, सरसों के झूमते फूल और उस खामोशी में छुपा हुआ एक अजीब सा सुकून। और दूर खड़े पहाड़, उनका नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे वो चुपचाप सब देख रहे हो। तो इसमें
बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स छुप के बैठे हुए हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 बर्ड्स तो दिख गए मुझे। और यहाँ पे आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे। तो अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। काफ़ी सारे होम स्टे हैं यहाँ पे। ये भाई साहब मेरे पीछे पड़ गया है। हेलो बेला। पहाड़ों का जीवन माना जरूर कठिन है, फिर भी यहाँ के लोग आपको हमेशा हंसते हुए नजर आएंगे। बहुत कुत्ती है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बुकलू यही भी खा रही है। माना हुआ है इसको। शहर में हम कन्वीनियंस के पीछे भागते हैं और यहाँ लोग सादगी और सुकून में जीते हैं। Hi, Hi, how are you? I'm fine. Thank you. Oh, nice. What's your name? My name is Ivan. Ivan. हाँ जी। Ivan, you stay here? हाँ? आप यहाँ पे रहते हो? हाँ? आप यहाँ पे रहते हो? हाँ, नड्डी। नड्डी। ओके, स्कूल जाते हो? हाँ? स्कूल स्कूल जाता हूँ। जाता हूँ। ओके। इवान, नाइस। नर्सरी में जाते हो? हाँ, नर्सरी में ही जाता हूँ। कितने दूर है तुम्हारा स्कूल? डल में। घर में ही है? डल लेक। अच्छा, डल लेक, वो जो यहाँ से 2 किलोमीटर, अच्छा वहाँ पे पढ़ते हो? इधर भी जा सकते, इधर से भी जा सकते हैं। अच्छा, इधर से भी जा सकते। चलाना कैमरा? आपको इतना नहीं आता है? मेरे को चलाते तो आता है, लेकिन अगर आपको चलाना है तो बस ये आँख भी दिखती नहीं यार, लोकल घर में मैं दिख रहा हूँ उसपे? दिख रहे हैं? दिख रहा हूँ। हाँ? अच्छा, मुझे तो आपका मोबाइल अच्छा लगा। मेरा मोबाइल नॉर्मल है। नॉर्मल है? अच्छा। बाय बाय, सी यू। नड्डी गांव में कोई शोर नहीं, बस एक गहरी खामोशी है जो आपसे बात करती है। तो अगली बार जब आप यहाँ आए तो बस इन नड्डी गांव की गलियों में खो जाना। दोस्तों, अब समय था धर्मशाला के बाकी पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने का। तो मैं निकल पड़ा डल लेक को एक्सप्लोर करने, जो नड्डी विलेज से हार्डली 15 मिनट की दूरी पर है। ये एक छोटी मगर बेहद शांत लेक है जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई है। मेरे टाइम यहाँ लेक में उतना पानी नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। इस लेक का नाम कश्मीर की फेमस डल लेक पर रखा गया है और इसे लोकल्स बेहद पवित्र मानते हैं। लेक के किनारे एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है जहां मैंने महादेव के दर्शन किए। डल लेक के बाद घने देवदार के जंगलों के बीच छिपा हुआ मिला सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च, जो किसी पुरानी इंग्लिश मूवी का सीन जैसे लगता है। इसे 1852 में बनाया गया था और ये न्यू गोथिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये काफ़ी पुराना चर्च है। फॉरेस्ट के बीच होने की वजह से यहाँ इतना सन्नाटा और शांति रहती है कि आप घंटों तक यहाँ बैठकर नेचर को निहार सकते हैं। अब समय था भक्सुनाथ टेम्पल जाने का, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र मंदिर है। मंदिर के पास ही एक ठंडे पानी का कुंड है जहां लोग आस्था से डुबकी लगाते हैं। जब ना आस हो ना ही कोई पास हो, दिल में सिर्फ दुख और पीड़ा का वास हो, तो चले आना उस दर पर जिस पर आपका विश्वास हो।
मंदिर से थोड़ा ऊपर लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आप भक्सुनाग वाटरफॉल भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे समय यहाँ वाटरफॉल का पानी ना के बराबर था, तो ये स्किप करके आफ्टरनून में मैं पहुंचा दलाई लामा टेम्पल। मैक्लोडगंज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दलाई लामा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये हिज हॉलीनेस द दलाई लामा का निवास स्थल है और यहाँ की शांति आपको अंदर तक महसूस होगी। मैंने यहाँ के प्रेयर व्हील्स को घुमाया और मॉन्क की चैंटिंग सुनी, जो बहुत ही मेडिटेटिव थी। मंदिर के अंदर लॉर्ड बुद्धा की विशाल मूर्ति और तिब्बतियन कल्चर की झलक देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। ये काफ़ी सुंदर मोनेस्ट्री है जहाँ पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट इसे विजिट करते हैं। और दलाई लामा टेम्पल के बाद मैं निकल पड़ा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को एक्सप्लोर करने। ये स्टेडियम दुनिया के सबसे ऊंचे और सुंदर स्टेडियम्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बैकड्रॉप है। जब आप स्टेडियम के स्टैंड में खड़े होते हैं तो पीछे धौलाधार रेंजेस की बर्फीली चोटियां इतनी करीब से दिखती है कि ऐसा लगता है वो स्टेडियम की दीवार का ही हिस्सा है। स्टेडियम के बिल्कुल पास ही सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर स्थित है वॉर मेमोरियल और उसका म्यूजियम। ये धर्मशाला के एंट्रेंस पर घनी पाइन फॉरेस्ट के बीच बना है। ये मेमोरियल उन शहीद जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने आज़ादी के बाद देश के लिए अपनी जान दी। यहाँ गार्डन भी है और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की दीवारों पर कई सारे जवानों के नाम लिखे हैं और चारों तरफ की हरियाली एक अजीब ही सुकून देती है। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि देशभक्ति और कुर्बानी का एक जीता जागता मिसाल है। दोस्तों, धर्मशाला से कुछ ही दूरी पर है पालमपुर, जहां आप इन विशाल टी गार्डन्स को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। इन बागों की हरियाली इतनी सुकून भरी है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती पर हरा कारपेट बिछा दिया हो। मैंने वहां रुककर टी गार्डन्स के बीच वॉक किया और ताज़ी चाय की पत्तियों की खुशबू का मज़ा लिया। पालमपुर को टी कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है और टूरिस्ट अक्सर पालमपुर से गुजरते समय अपना यहाँ 1 घंटे के लिए स्टॉप लेते हैं, जहाँ वो टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब समय हो चुका था ऐतिहासिक बैजनाथ मंदिर में महादेव जी के दर्शन करने का, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे 1204 में बनाया गया था। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही एक पुरानी और पवित्र एनर्जी महसूस होती है। ये मंदिर अपनी नागार स्टाइल आर्किटेक्चर और पत्थरों पर की गई नक्काशी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कहते हैं ये वही जगह है जहां रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। मंदिर में मैंने मेरा 1 घंटा स्पेंड किया
और ये थी मेरी धर्मशाला की एंटायर एक पीसफुल ट्रिप। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सफ़र मेरे साथ उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे इसे जीने में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, हाइप, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिमाचल ट्रिप से लेकर अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे वो बजट हो, स्टे हो या रास्ता, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, घूमिए और ज़िंदगी को खुलकर महसूस कीजिए।